चलो हम वही चीज बना लेते जो मेरी नहीं हो पाती। चलिए बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पावर ऑफ ए वेव ऑन ए स्ट्रिंग। ओके सर। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, वो स्ट्रिंग ले लेंगे, यहाँ इसको फिक्स कर दिया, या फिर मान के चलिए ना कहीं है वो फिक्स, इस स्ट्रिंग के ऊपर एक पल्स हम ले लेते हैं, ये अपना ट्रेवल कर रहा है कितने के स्पीड से? v के स्पीड से। ये v किसका स्पीड है? वेव का स्पीड है। ये v किसका स्पीड है? इधर देखिए, ये v किसका स्पीड है? वेव का स्पीड। किसका? वेव का। वेव का स्पीड है। इसका, इस वेव का हमको पावर निकालना है। यस अब पावर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? P इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, यही ना होता है जी। यस। अगर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो यही इक्वेशन क्या हो जाता है? प्लस माइनस एफ इंटू भी होगा ना। यस सर। ठीक है, तो इस पोर्शन को अब हम लोग क्या करते हैं? नीचे ले आते हैं, यहाँ से यहाँ। ये कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। बाकी इधर और है। अब इधर मान लेते हैं कि स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन क्या है? टी। स्ट्रिंग क्या चीज में है? टेंशन में है। अगर टेंशन में नहीं होगा तो वेव ट्रेवल नहीं करेगा। अगर स्ट्रिंग टेंशन में नहीं होगा, अगर स्ट्रिंग टेंशन में नहीं होगा तो ये वेव ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग अपना पढ़िए, हम इधर पढ़ाते हैं अपना। ओके सर। ठीक है, ये एंगल जैसे अभी जस्ट कुछ देर पहले एक्सप्लेन किए थे, ये एंगल थीटा ले लो आप। एक कंपोनेंट इस एलिमेंट के ऊपर जो लग रहा है, इधर लग रहा है क्या? टी कॉस थीटा, और ये इधर कितना लग रहा है? टी साइन थीटा। ठीक है, किसी टाइम टी पर मान के चलो कि ई जो एलिमेंट है, ये जो पॉइंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर कितना हुआ है? बाई। ठीक है, तो अभी देखो, ये जो स्ट्रिंग है, अगर ये एक ट्रांसवर्स वेव है, कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है, तो ये स्ट्रिंग एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऊपर नीचे होगा। तो इसका पावर कितना हो जाएगा? सो बताओ, पावर क्या हो जाएगा? एफ डॉट बी। अब भी जहां क्या है? एलिमेंट का वेलोसिटी, तो इसको वीपी आप ले लो। ठीक है, अब देखो टेंशन नीचे, डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर है तो माइनस साइन के साथ ले लो आप। ठीक है, उस साइन बाद में हम कंसीडर कर लेंगे। तो एफ कितने के बराबर होगा? इधर तो है नहीं, इधर वाला लेंगे, क्योंकि इधर के कारण तो पावर 0 हो जाएगा, तो टी साइन थीटा। तो ये टी साइन थीटा इंटू वीपी विथ नेगेटिव साइन ले लो। ठीक है, अब वीपी का वैल्यू क्या होगा? वीपी का वैल्यूज क्या होगा? और दूसरा, अगर थीटा बहुत बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा को क्या लिख देंगे हम लोग? tan theta. If theta is very see, theta is very nearly tan theta. If theta is very small, I into VP, तो इसको क्या लिख देंगे? माइनस टी वी पी इंटू इसको tan थीटा को क्या लिख देंगे? डेल वाई बाई डेल एक्स। क्लियर है? हम पावर बस निकाल रहे हैं, स्ट्रिंग के थ्रू जो वेव प्रोपेगेट कर रहा है, कितना पावर है ये वेव का, कितना पावर मतलब ट्रांसफर हो रहा है इस। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया? तो अब क्या करेंगे? तो माइनस टी वीपी फिर कैसे लिखे? हाँ, tan थीटा वीपी। आइए वीपी क्या हो जाएगा? तो डेल बाई बाई डेल टी इंटू डेल बाई बाई डेल एक्स। इसको आप इधर थोड़ा सा अलग रख लीजिए आप। अब बेटा, अगर ये जो पल्स है, ये जो वेव प्रोपेगेट कर रहा है, जो पल्स प्रोपेगेट कर रहा है, लगातार प्रोपेगेट कर रहा है, हम एक पल्स पर विचार किए हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस
ओमेगा टी, अगर इनिशियल फेज कांस्टेंट अगर हम 0 लेंगे तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, सो देख लो, बाई एक्स ए के, ये हो जाएगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसी प्रकार से फिर डेल वाई बाई डेल टी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा और कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। सारा डाटा इसमें प्लग इन कर दो, तो ये माइनस प्लस है, तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए ओमेगा, और यहां से आएगा ए के, है ना, ये प्रोडक्ट है बीच में, चलो प्रोडक्ट लिख दो इसको, इस प्रोडक्ट है, ठीक है, आई इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको लिख सकते हैं आप टी ए स्क्वायर ओमेगा इंटू के, इसको लिख सकते हैं ना, ओमेगा इंटू के, इसको लिख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर। अब ध्यान रहे ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है, देख रहे हो टाइम के साथ ये पावर का वैल्यू क्या होगा, चेंज करेगा, मतलब ये क्या है, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही निकल गया। इसको एक इक्वेशन भी आप मान सकते हैं, यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा और हम टी को हटा देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा देखने में, यहाँ पर लिख देते हैं, टी को हटा देते हैं, टी बराबर, अच्छा जैसे भी बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर टी बाई म्यू, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी बराबर भी स्क्वायर इंटू म्यू, ये हो जाएगा भी स्क्वायर इंटू म्यू हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें पुट कर दीजिए, तो पावर जो हमारा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो निकल रहा है हमारा, भी स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर ओमेगा आई इंटू के आई इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इस के को भी हटा दो, तो यहां क्या आएगा बेटा, क्या आएगा के जगह पर, के इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, या फिर ऐसे भी लिखो भी बराबर क्या होता है, ओमेगा बाई के, तो के बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई भी, तो यहाँ यही लिख दो आप, इसको भी हटाओ ना यार, इसको भी हटा दो, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर ओमेगा इंटू के जगह पर क्या लिख देंगे, ओमेगा बाई, तो ओमेगा स्क्वायर बाई भी इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो भी से भी खत्म हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस, ये हमारा क्या है, पावर being transferred through the string while during propagation of wave, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है। अब ये cos स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा हाफ, तो एवरेज पावर जो प्रोपेगेट करेगा थ्रू दिस स्ट्रिंग, इसका वैल्यू हाफ डाल दो, तो हाफ म्यू भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखो और ये भी याद रखना, बस ये याद रखो तो ये भी याद रह जाएगा। तो इतना पावर जो है ट्रांसफर हो रहा है थ्रू दिस स्ट्रिंग वाइल वेव प्रोपेगेट्स थ्रू दिस स्ट्रिंग, कितना पावर, ये एवरेज पावर क्या होगा, हाफ म्यू भी ये म्यू है लीनियर मास डेंसिटी, ठीक ना, ये क्या है म्यू भी ओमेगा स्क्वायर। और साउंड वेव के केस में क्या हम कैलकुलेट किए थे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इंटेंसिटी था, ध्यान रहे। अगर पावर हमको कहेगा तो वो था एवरेज पावर हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एस, जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया है।
देख रहे हैं मैचिंग मैचिंग है ना, हाफ म्यू रो के जगह पर यहाँ म्यू है, भी ओमेगा स्क्वायर है स्क्वायर। ठीक है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों एक और तरीका है, इसकी मदद से हम लोग पावर और या स्ट्रिंग वेव कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका तो हम बताए थे, डेराइव भी किए थे, एक और तरीका है, देखिए बता देते हैं। उस तरीका में क्या किए थे हम लोग, ये पल्स है, इसका टेंशन यहाँ निकाले थे और ये वाला फॉर्मूला लगा दिए थे, इंस्टेंटेनियस पावर निकाले थे, टी डॉट वेलोसिटी, चूँकि टेंशन और इसका वेलोसिटी चूँकि ऊपर है तो अपोजिट में था तो टी भी आ रहा था, वही मतलब फोर्स डॉट पावर का एक फॉर्मूला होता है ना, फोर्स डॉट वेलोसिटी, इसका यूज़ करके हम लोग क्या किए थे, पावर इंस्टेंटेनियस पावर निकाले थे और उसके बाद फिर उसका हम लोग क्या कर दिए थे, एवरेज वैल्यू ले लिए थे कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। एक और भी तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोग सोचें कि हाँ ये वाला तो सर बहुत आसान लगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी क्या लेंगे, एक पल्स पर ही कंसीडर करेंगे, है ना। ये जा रहा है इधर कितना का स्पीड से, भी के स्पीड से, और इसके हम किसी एक एलिमेंट पर विचार करते हैं जिसका लेंथ क्या है, dl है, और मास क्या है, dm है। इसका अगर जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल दें, क्या निकाल दें इसका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को जोड़ दें और दोनों के चेंज का रेट अगर हम निकाल दें तो वही तो पावर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रही है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो आप इस एलिमेंट का डी के कह लो, तो डी के बराबर क्या हो जाएगा, हाफ डी एम आई इंटू वी पी स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रही बात, हाफ डी एम इंटू वी पी स्क्वायर, डी एम जहाँ क्या है इसका मास है, वी पी क्या है इस पार्टिकल का वेलोसिटी है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी अगर वेव इक्वेशन हम जो भी ले लीजिए आप, वेव इक्वेशन ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी अगर लेते हैं तो इसका अगर हम ये वी पी कैलकुलेट करें तो डेल वाई बाई डेल टी हो जाता है। तो टी तो ए ओमेगा विथ नेगेटिव साइन, ये कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा बेटा। अब इसका स्क्वायर तो यहाँ डाल दो, फिर ये तो हो जाएगा हाफ म्यू आई इंटू डी एल, डी एल इसका लेंथ है। क्लियर, डी एल इसका लेंथ है, वी पी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस, ध्यान रहे बेटा हमने क्या कैलकुलेट किए, इस एलिमेंट्री मास का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर है मामला। अब डीएल हमको हाफ म्यू डीएल ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। अभी डीएल है क्या भाई, तो डीएल इज उस जब उसको भी ड्राइव किए थे तो डीएल को हम क्या ले लिए थे, डीएल इज वेरी नियरली क्या, डीएक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ म्यू आई इंटू डी एक्स आई इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब अगर दोनों तरफ हम dt से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, dt से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, डी के डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो जाएगा हाफ म्यू भी हो जाएगा डी एक्स डी टी क्या हो जाएगा भी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, हाफ म्यू भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसका एवरेज वैल्यू क्या हो गया, हाफ होगा, तो कितना हो जाएगा 1/, यही हमारा पावर है किसका, काइनेटिक एनर्जी के कारण, काइनेटिक एनर्जी का रेट ऑफ ट्रांसफर जो है उसका ही पावर आया कितना, 2 से डिवाइड कर दिए क्योंकि इसका एवरेज वैल्यू हाफ हो गया। ठीक, ये पी के हो गया। इसी प्रकार से अगर हम पीई कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 1/4 म्यू भी ओमेगा एवरेज, एवरेज पावर बिकॉज ऑफ
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा ये, काइनेटिक एनर्जी के कारण इसका एवरेज पावर इतना है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पावर जो एवरेज है हमारा वो निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, हाफ म्यू भी। यही तो हम डिराइव किए थे बेटा। ये क्या है हमारा एवरेज पावर पासिंग थ्रू दिस स्ट्रिंग व्हाइल वेव प्रोपेगेट्स थ्रू दिस स्ट्रिंग। ये क्या एवरेज पावर है, इतना पावर ट्रांसफर हो रहा है स्ट्रिंग के थ्रू। क्लियर है, क्लियर है। इस पर देखो एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कहता है कि एवरेज पावर पासिंग थ्रू ए स्ट्रिंग इज, मान लिया जाए कि 10 वाट, रेडियस जो है स्ट्रिंग का वो मान लेते हैं कि 0.1 mm है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि फिर इंटेंसिटी क्या होगा। तो देखो ये जो पावर है ये ट्रांसफर किससे हो रहा है, इसी स्ट्रिंग के थ्रू हो रहा है पावर ट्रांसफर व्हाइल वेव प्रोपेगेट्स। अब इंटेंसिटी हम क्या डिफाइन किए, पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर तो हमारा दिया हुआ है P बाई पाई आर स्क्वायर, P का वैल्यू पता, R का वैल्यू पता, तो ये हमारा इंटेंसिटी नहीं कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रहे कि यहाँ ये इक्वेशन एवरेज पावर देता है, जबकि साउंड वेव के केस में हम डिराइव किए हैं एवरेज पावर जो होता है हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एस, वेयर एस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मीडियम, है ना। अगर वहाँ इंटेंसिटी का बात करें तो इंटेंसिटी होता है हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये सब डिफरेंस समझिएगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है बच्चा लोग। ये वाला स्ट्रिंग के लिए है, यहाँ म्यू लीनियर मास डेंसिटी है, यहाँ रो क्या है, वॉल्यूम मास डेंसिटी कर लो आप, या फिर सीधा डेंसिटी बोलो इसको। ये लीनियर मास डेंसिटी है जबकि ये वॉल्यूम मास डेंसिटी है, तो दोनों में एक अंतर है। बाकी सब सेम है, ये स्पीड ऑफ वेव, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, बाकी सब उसमें सेम है। फिर यहाँ पर क्या बताए थे, एनर्जी डेंसिटी क्या आया था हमारा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये सब सबको याद रखना, ये एनर्जी डेंसिटी हो गया फॉर साउंड वेव। क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं। चलिए इस पर एक आध सवाल और ले लेते हैं, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़े। अब इस पर अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं हम, और नहीं तो फिर छोड़ छाड़ देंगे, और क्या। चलिए वो क्वेश्चन तो दिख रहा है, क्वेश्चन एक है, चलिए इसको मिटाइए। याद रखिएगा अब आज के बाद हाफ म्यू भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसको देख लेते हैं। क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। खांस लीजिए, अब खांसने में क्या दिक्कत है, खांस लीजिए आप, खांसे जी। हाँ तो आप खास सकते हैं, पढ़ा लिए ना, अब तो प्रॉब्लम बनवाएंगे। कौन क्लास में पढ़ते हैं आप, LKG में, अब तो 2 में। कहता है कि द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑन ए स्ट्रिंग सपोर्टिंग ए साइन वेव इज, एवरेज पावर है, जरा ध्यान रहे, 0.2 वाट। वेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज 2 mm, जब एम्पलीट्यूड क्या है 2 mm। What power will be transmitted through this point if the amplitude is increases to, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया 3 mm, तब कितना पावर ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए अभी अभी हम क्या पावर निकाले, एवरेज पावर क्या आता है, हाफ म्यू भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब कहता है कि सिर्फ एम्पलीट्यूड को चेंज किए, तो हम लोग मान करके क्या चलेंगे कि बाकी जो म्यू लीनियर मास डेंसिटी, स्पीड ऑफ वेव, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या है, टर्म कांस्टेंट है। तो इसको आप एक कांस्टेंट ले लो, हाफ भी तो कांस्टेंट है, तो इसको c ले लो इंटू ओमेगा ए स्क्वायर।
है ना। जब एम्पलीट्यूड A1 है तो पावर P1 ले लो, तो P1 बराबर क्या, C इंटू A1 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, कहीं से भी फिर P2 बराबर C इंटू 3 का स्क्वायर। अब आप लोग कहिएगा कि सर ये mm में है, यहाँ SI यूनिट है, तो बेटा ये आप 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कर लो, लेकिन हमको ऐसा काम है, हमको ये P2 निकालना है, P1 दिया हुआ है, P1 एवरेज पावर जब एम्पलीट्यूड इतना है वो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इधर 0.2 डालेंगे, इधर C इंटू 2 का स्क्वायर और डिवाइड करेंगे इससे P2 से, तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा C इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो C क्या हो गया, कैंसल। अगर आप इसमें सोचिए कि 10 के पावर -3 के स्क्वायर से आप डिवाइड, तो फर्क पड़ेगा, ये तो कट ही जाएगा ना, इसलिए हम चेंज नहीं किए यूनिट। तो P2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 0.2 इंटू 3 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 0.1 बटा 2 इंटू 9, तो हो जाएगा 0.9 बटा 2, तो ये हो जाएगा 0.2 चौका 8 2 पचे 10, इतना वाट। क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा जी। ठीक है, इतना वाट हो जाएगा आंसर। तो पावर कितना हो जाएगा, इतना वाट। एक और भी यहाँ पर में ध्यान रहे कि जब हम जनरल वेव का केस लिए थे, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड वेव का जब हम निकाले थे इन पावर, तो पावर क्या आया था, हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एस, जहां एस था क्रॉस सेक्शनल एरिया। इंटेंसिटी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो बेटा यहाँ फिक्स हो, तो ये सब तो कांस्टेंट अगर हो, तो पावर वहां भी किसके प्रोपोर्शनल था, एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल था। या फिर यूं कहें कि अगर इंटेंसिटी लें तो क्या आया था वहां, हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ भी देखो ये सब टर्म अगर कांस्टेंट है तो किसके प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। तो जनरली जो मेंस वगैरह में क्वेश्चन आएगा यही इस कंसेप्ट पे आएगा या फिर इस कंसेप्ट पे आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप ये प्रोपोर्शनल वाला एक कंसेप्ट लगा सकते हैं क्विकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर डायरेक्टली पूछ दिया कि डाटा ये सब दे दिया है, एम्पलीट्यूड भी दे दिया है, तो पावर एवरेज निकालिए, तो निकाल सकते हैं इससे। इधर भी अगर डाटा सब दे दिया है, इंटेंसिटी में ये सब सारा डाटा दे दिया है, डायरेक्ट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, तो थोड़ा सा घुमाएगा ही। लेकिन इस सब का कंसेप्ट बिल्कुल फंडा क्लियर होना चाहिए। यहाँ ये हाफ म्यू भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज द एवरेज पावर बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू द स्ट्रिंग व्हाइल वेव प्रोपेगेट्स। यहाँ हाफ रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर जो है, ये दिस इज इंटेंसिटी ऑफ द वेव। इंटेंसिटी क्या होता है, एवरेज पावर पर यूनिट एरिया, दिस इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी डिफाइन किया गया है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये एक्चुअल में नाम थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि बाप रे तो बड़का नाम आ गया, लेकिन ये है कुछ भी नहीं। ये बस इतना सा है कि while wave propagates then the disturbance of the medium, when wave propagates, अगर सिंगल कोई सोर्स है, जैसे ऐसे समझो ना, मान लिया जाए कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इसका मान लेते हैं कि इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स कहीं इस डायरेक्शन में किधर होगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर मान लिया जाए कि सेम पॉइंट पर, ये मीडियम है हमारा, इसी सेम पॉइंट पर हम इधर से एक सोर्स यहाँ है साउंड का, वेव का, और एक सोर्स यहाँ है साउंड में कहिए वेव का, मान लेते हैं कि ये भी ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये भी ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ जहां पर ये दोनों वेव इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब मिल रहा है जिस पॉइंट पे, वहां पर के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। अलग अलग में तो हम डिस्प्लेसमेंट सीधा बाई बराबर क्या होता है, kx माइनस ओमेगा टी।
ठीक है। ये मान लिया एम्पलीट्यूड A1 है, ये एंगुलर वेव नंबर K1 है, ओमेगा 1 है, ठीक। एक और हम वेव ले लिए बाई 2 बराबर A2 साइन K2x माइनस ओमेगा 2 इंटू टी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसी के लिए हमारे पास आया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो दो वेव, ठीक है, दो वेव सुप्रीम पोज करने के बाद जो पार्टिकल है या एलिमेंट है मीडियम का, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम कैसे, डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट हम बोल दे रहे हैं वहां पर का जो डिस्टरबेंस कर लो, ठीक है, डिस्टरबेंस क्या होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिस्टरबेंस का मतलब हम डिफाइन कर चुके हैं। डिस्टरबेंस इज सडन चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम। सडन चेंज इन स्ट्रिंग का, एलिमेंट का पोजीशन अगर सडनली चेंज किए, वेलोसिटी को चेंज किए, तो डिस्टरबेंस हो गया एक तरह से। अगर हम प्रेशर वेव को लेते हैं तो सडनली प्रेशर को अगर चेंज किए तो डिस्टरबेंस हो गया, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि दो सोर्स, वेव का दो सोर्स हो और किसी सेम पॉइंट के थ्रू दोनों पास कर रहा हो, पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट के थ्रू, तो उस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, उस पॉइंट पर अगर डिस्प्लेसमेंट वेव का स्टडी करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर स्ट्रिंग है तो उस पॉइंट पर स्ट्रिंग का, जैसे ऐसे भी इसको समझ सकते हो। मान लेते हैं कि एक पल्स इधर से इधर जा रहा है, क्लियर। एक पल्स इधर से भी हम जनरेट कर दिए, ये इधर जा रहा है, ये मान लेते हैं कि v1 स्पीड से जा रहा है, ये v2 स्पीड से जा रहा है। हालांकि सेम स्ट्रिंग है तो ये v1 से ही जाएगा बेटा, ठीक। अब अगर हम आपसे पूछें कि जब ये दोनों एकदम नजदीक आ गया, कहने का मतलब ये स्थिति हो चुका है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्रिंग का जो एलिमेंट है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब दोनों वेव पल्स मिलेगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जिस मेथड से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यही हम लोग अगर कुछ मीडियम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा एक डिस्टरबेंस है जो इधर प्रोपेगेट कर रहा है, यहां एक डिस्टरबेंस है जो ये S2 है, ये S1 है। कोई जरूरी नहीं है कि ये इधर से वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है जबकि ये इधर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसा भी हो सकता है कि दो सोर्स सेम ही डायरेक्शन में जा रहा हो, प्रोपेगेट कर रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि फिर रिजल्टेंट जो डिस्टरबेंस होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसी के लिए हमारा आया क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का ये जो बाई है डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है कि एक वर्टिकली अपवर्ड एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है। एक वेव ऐसे हम जिसका कि डिस्टरबेंस जो है ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये साइडवेज है, कोई जरूरी नहीं है ये साइडवेज है, ये इधर प्रोपेगेट कर रहा है, ये आगे प्रोपेगेट कर रहा है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो हेडिंग अब लगा देते हैं, इसी को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे किस मेथड से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या स्टेट करता है, ये सीधा कहता है कि पाया ये गया एक्सपेरिमेंटली, यहां पर इस पॉइंट पर स्ट्रिंग का जो है डिस्प्लेसमेंट ये शूट किया, मतलब बढ़ गया, और जब फाइनली जब ये इधर गया, किधर गया बेटा, फाइनली जब ये इधर गया, यहां तो शूट किया तो रिजल्टेंट बढ़ गया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब ये एक दूसरे को पास किया तो फिर जो इसका था, ये एम्पलीट्यूड जो इसका था, मतलब पल्स के किसी चीज में परिवर्तन नहीं आया, मतलब पल्स
अनडिस्टर्ब, जैसे कि मान लिया जाए कि ये दोनों एक दूसरे से टकराया ही नहीं यार, ये इधर चलने जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहीं से हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कंसेप्ट भी आता है कि द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस इज कैलकुलेटेड अज्यूमिंग दैट, अगर मोर देन वन सोर्स ऑफ वेव हो तो अज्यूम करके चलें कि बाकी कोई वेव नहीं है, सिंगल वेव है किसी एक वेव को, फिर दूसरे के कारण डिस्टर्बेंस निकालें, फिर तीसरे के कारण डिस्टर्बेंस निकालें, अज्यूमिंग अदर्स आर नॉट प्रेजेंट, और फाइनली क्या कर दें, सबको ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए सबका। अब आप कहिएगा कि सर तो डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर सम करिएगा, अगर प्रेशर है तो प्रेशर को स्केलर सम करिएगा, क्योंकि प्रेशर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, अगर डेंसिटी है तो उसको भी स्केलर सम करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको भी क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इफ टू और मोर देन टू सोर्सेज आर पासिंग थ्रू द सेम मीडियम, then resultant disturbance is calculated by summing up individual disturbance। individual disturbance को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अभी हम मैथमेटिकल कोई इक्वेशन लिखे नहीं है, आप लोग जरा सा इसको समझिए और गहराई से हम 10 मिनट में आते हैं, ठीक है। चलिए।